हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और बायोलॉजी के इस चैप्टर में हम सेल की चर्चा कर रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। और बायोलॉजी की इस अगले चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। और सेल ऑर्गेनेल्स में हम इस वीडियो में बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है किसी भी सेल का। और ये चैप्टर जो दिया हुआ है कक्षा 9 के एनसीईआरटी में, और इससे विभिन्न परीक्षाओं में भी प्रश्न बनते हैं। और सेल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी होता है। साथ ही कक्षा 9th क्लास 9th के लिए भी ये उपयोगी रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं, सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। और इस तरह से हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। और इसमें माइटोस का अर्थ होता है थ्रेड। थ्रेड यानी सूत्र या धागा, या इसे तंतु भी कहते हैं। और कॉन्ड्रियॉन्स का अर्थ होता है कणिका। कॉन्ड्रियॉन्स का अर्थ होता है कणिका। इसे ग्रेम्यूल्स बोलते हैं। ग्रेम्यूल्स का अर्थ होता है कणिका। और दोनों को मिला दें तो तंतु कणिका या सूत्र कणिका इसको नाम दिया जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम सूत्र कणिका है। इसको हिंदी में सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की यदि खोज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो कोलिकर ने किया था। कब किया था? 1880 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में इन्होंने किया था, कोलिकर महोदय ने। और कीटों के रेखित पेशियों के आधार पर इन्होंने खोजा था। कीटों के रेखित पेशियों के आधार पर इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। और कब किया था? 1880 में, 1880 में किया था। इसके बाद अल्टमान आते हैं और 1890 में इसका नाम बायोप्लास्ट देते हैं। 1890 में इसका नाम बायोप्लास्ट देते हैं। और इन्होंने बताया कि किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है। इन्होंने ऐसा बताया कि किसी भी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है। और अल्टमान ने इसको नाम क्या दिया था? बायोप्लास्ट। अल्टमान ने मतलब बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है किसी भी कोशिका के अंदर उपस्थित होती है। बस इन्होंने इतना बताया और इसका नाम इन्होंने क्या दिया था? तो बायोप्लास्ट दिया था। बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक आए 1897 में, और बेंडा ने नाम दिया था कि इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। बेल्डा ने इसको नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। इसके बाद हम देखते हैं ये कैसी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति की यदि बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। वो डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। अंदर की तरफ जो भाग होता है वो अंगुलीनुमा संरचना इसकी बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है अंदर की तरफ, ये अंगुलीनुमा कुछ संरचना इस तरह से बनी होती है। और इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये बाहर जो है ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है, बाहरी झिल्ली कहलाती है। और अंदर जो होता है इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। ये इसका आउटर है और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। इस तरह से जो ये होती है ये दो मेम्ब्रेन से बनी होती है। और इसके बारे में बात करें, जो सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको माइटोकॉन्ड्रियान बोलते हैं। यदि एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको माइटोकॉन्ड्रियान बोलते हैं। लेकिन बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। लेकिन यदि सिंगल हो, अकेली हो, तो उसे क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियान बोलेंगे, उसे माइटोकॉन्ड्रियान बोलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? तो पोरस नाम देते हैं। POROUS, POROUS इसका नाम
पोरस है, जो बाहरी मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, पोरस बोलते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। जो कह रहा है कि इनर मेम्ब्रेन होता है वो डीपली फोल्डेड होता है, वो मुड़ा हुआ होता है। आप देख रहे हैं जो इनर मेम्ब्रेन है ये इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, और इस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी नाम बोलते हैं। इस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। बाहरी जो होता है इसको पोरस बोलते हैं, और अंदर का जो होता है इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी। इस तरह से इनर जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्रिस्टी बोलते हैं, और आउटर जो मेम्ब्रेन होता है उसे पोरस बोलते हैं। आगे है सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन बड़ा होता है वो, जो अंदर का, इसको हम बता दें कि जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है ये बाहर वाले मेम्ब्रेन से बड़ा होता है। बाहरी सरफेस मेम्ब्रेन से अंदर वाला जो होता है वो बड़ा होता है। यदि इसको हम पकड़ के खींच दें तो समझ इस तरह से समझें कि ये थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा। बाहरी जो मेम्ब्रेन है वह अंदर के मेम्ब्रेन से छोटा होता है, लेकिन जो अंदर का मेम्ब्रेन है वो बाहरी मेम्ब्रेन से बड़ा होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। मतलब हर माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है और राइबोसोम उपस्थित होता है। हर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम और डीएनए उनका उपस्थित होता है। सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लेता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज कर लेता है प्रोटीन को। आगे है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। मतलब यहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इट कंटेन्स एंजाइम्स। इसमें क्या होते हैं, कंटेंट्स होते हैं एंजाइम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एंजाइम उपस्थित होता है, और एंजाइम के उपस्थिति में यह भोजन जो स्टफ़ होता है, मतलब भोजन उसके अंदर जो होता है उसके साथ ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, उसके साथ ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, और इसके साथ क्या मिला होता है, एंजाइम मिला होता है, एंजाइम प्लस O2। ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बाहर से ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी जिसमें एंजाइम और O2 मिलेंगे, और उसमें से CO2 बाहर निकलता है और वाटर जनरेट होता है। तो ये सारे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में एंजाइम भाग लेता है तथा ऑक्सीजन भाग लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकलती है और वाटर पानी इसमें जनरेट होता है। इन सारी प्रक्रियाओं से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज रिलीज्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से एनर्जी रिलीज होती है जिससे कोशिका को ऊर्जा मिलती है, तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल्स। एनर्जी जो रिलीज होती है उससे कोशिका एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा प्राप्त करती है। और एटीपी यूटिलाइज बाय सेल एनर्जी। जो एटीपी होती है वो यूटिलाइज होती है, उपयोग होती है किसके लिए, कोशिका की एनर्जी के लिए। कोशिका की एनर्जी के लिए एटीपी के रूप में उसको प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से उसको एनर्जी प्राप्त होती है, और हर कोशिका को एनर्जी किस रूप में प्राप्त होती है, तो एटीपी के रूप में उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जाने, और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना इसके बारे में हम होता है श्वसन क्रिया से होता है। इनका संबंध जो होता है वो श्वसन क्रिया से होता है। इस तरह से यदि माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल गुड एजुकेशन विद अजय को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार।